ये वोट चोरी है। पूरा देश 142 करोड़ की आबादी आज आवाज निकाल रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं संतोष रेणु यादव जी। आज बात करेंगे राहुल गांधी जो बिहार का दौरा कर रहे हैं, तेजस्वी जी जो कि वोट अधिकार यात्रा पे हर जगह घूम रहे हैं, बिहार का दौरा कर रहे हैं, उसी चीजों को लेकर के बात करेंगे। भैया कैसे देखते हैं राहुल जी और तेजस्वी जी सभी लोग वोट अधिकार यात्रा में घूम रहे हैं और सबसे बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि वोट जो है देने का जो अधिकार छीना जा रहा है। पूरा लिस्ट जो है ना राहुल गांधी निकाल के अधिकार है कि कितना कितना लोगों का नाम कटा, कैसे कैसे घोटाला हो रहा है, वोट का अधिकार छीना जा रहा है, उसको लेकर क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहली जो चीजें हैं इसमें हम लोगों को ये समझने की जरूरत है कि अभी के यात्रा में मुश्किल से 1 साल पहले लोकसभा का चुनाव की संख्या में आए हुए लोकसभा का जब चुनाव लोगों ने तो वही वोटर आज भी है, प्यार समर्थन वही वोटर है ना। वोटर तो कहीं से अगर वोटर धन्यवाद देते हैं, गबड़ा गए अगर मान लीजिए, तो फिर सरकार किसकी है? केंद्र सरकार में कौन है? भाजपा भाजपा है। सरहद की सुरक्षा किसके जिम्मे है? भाजपा के जिम्मे है। तो इसका मतलब कि क्या भाजपा ये बात एक्सेप्ट करती है कि उनकी सरकार में 2024 के बाद सरहद कमजोर हो गई? जो जीवित और ये लोग बार बार मतलब चुनाव आयोग जो है ये बार बार रोहिंग्या बांग्लादेशी क्या क्या बात जो बोलती है, मतलब हम ये पूछना चाहते हैं कि लॉजिक लाते कहां से हैं? इतनी मतलब बेवड़ा वाली जो लॉजिक है ये कहां से लाते हैं? बिहार की जो बॉर्डर है वो उत्तर प्रदेश से टच करती है, बंगाल से टच करती है, झारखंड से टच करती है, नेपाल से टच करती है, यही ना? बिल्कुल। बांग्लादेश से तो टच तो नहीं करती है। तो भाई बांग्लादेश के लोग मतलब बिहार में कैसे आ सकते हैं फिर? तो क्या राहुल गांधी जो पूरा एकदम बायोडाटा दिखा रहे हैं हर चीज सबूत के साथ, क्या वो सब चीज सही है? अधिकार छीना जा रहा है? बिल्कुल। मैं तो कहता हूं कि चलिए अगर चुनाव आयोग की दलीलें अगर हम लोग मान भी लें तो चुनाव आयोग की दलीलें अगर मानते हैं तो फिर चुनाव आयोग को जो पिछला जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसको फिर रद्द करो आप, फिर इसको आप रद्द करो। और उसके बाद एक बहुत बड़ी विडंबना, ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जब जो सीसीटीवी जो फुटेज है उसको जब जारी करने की बात कही गई इंडिया महागठबंधन के नेताओं के द्वारा, तो उनका कहना है कि महिलाओं बच्चियों की ये निजता का हनन हो जाएगा। बिल्कुल। जब निजता का हनन ही जब आपको लगता है तो फिर आप पोलिंग बूथ पे सीसीटीवी लगवाते क्यों? बिल्कुल। ये क्यों लगवाते हो आप? यही जांच के लिए ना कि कोई गड़बड़ी ना करे, जांच के लिए ही ना। बिल्कुल। तो फिर ये दोहरी मापदंड कहां से चलेगा? ये जब निजता का जब हनन ही बुझा रहा है तो हमारे जितने भी जो मुस्लिम समुदाय की जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, महिलाएं हैं, वो लोग जब वोट डालने के लिए जब जाती हैं तो कतार में खड़ा करके उनका बुर्का उठा करके क्यों देखते हो? ये निजता का हनन नहीं हुआ? बिल्कुल। और मतलब निजता का हनन इसको कैसे समझा जाए? क्या वो चेंजिंग रूम होता है? क्या पोलिंग बूथ सेंटर कोई चेंजिंग रूम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भाई उसको आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो आपको दिशा निर्देश दिया कि जितना भी आपने नाम काटा है, जितना भी आपने नाम जोड़ा है, उसको बजावता आप सूचीबद्ध करके और ऐसा सूचीबद्ध कीजिए कि आपके वेबसाइट पे अगर कोई नाम पार्टिकुलर सर्च करे तो उसको दिखाई देना चाहिए। एक हम देख रहे थे न्यूज में ही चल रहा है बनारस का कि एक ही परिवार के 40 लोग हैं, 48 लोग, और पिता एक ही है और एक मतलब एज भी 3-3 को सेम है। तो एक मतलब एक सेम में 3 बच्चा कैसे हो सकता है? 48 कैसे बच्चे हो सकते हैं? ये भी बहुत बड़ा गंभीर सवाल उठ रहा है। मतलब वही कुछ भी जो मन में आया है, जो मन में आया है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के निर्देशानुसार चुनाव आयोग किया है। अब आपको समझना होगा ज्ञानेश कुमार हैं कौन?
ज्ञानेश कुमार कौन है पहले ये समझना हो हम लोगों को, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। ज्ञानेश कुमार सहकारिता विभाग के सचिव थे। सहकारिता मंत्री कौन थे केंद्र में? अमित शाह जी। तो अमित शाह जी के सेक्रेटरी ये अटैच्ड होए वाला आदमी थे, और ये अटैच्ड होए वाला आदमी को चुनाव आयुक्त बना दिया गया, तो वो तो अभी भी अटैच्ड होए वाला रहेगा ना मानसिकता। अरे भाई, आप मुख्य चुनाव आयुक्त हो, आप लोकतंत्र के रक्षक हो, आपको अभिभावक बनाया गया है, अभी भी अटैच्ड होए वाला काम कर रहे हो यार, हैं? तो ये जनता के साथ क्या किया जा रहा है? जनता मतलब जागरूक होना चाहिए जनता भी ना, कि मेरा जो अधिकार है वो छीना जा रहा है। एक तरह से कहा जाए तो ये जबरदस्ती शासन करने की बात हो गई ना, और वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, लोग उन्हीं का हो जाएंगे, हमेशा भाजपा ही की सरकार चलेगी। ये बात इतनी ही नहीं है, बात इसको गहराई में जब जाइएगा, ये वोट अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी के और इंडिया महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उनके माध्यम से क्यों चलाया जा रहा है, पहले इसको समझने का प्रयास क्यों चलाया यार, आप ही बताइए। अगर आपको देने का अधिकार नहीं रहेगा, वोटर लिस्ट में से नाम अगर आपका हट जाएगा, तो धीरे धीरे आपको राशन मिलना बंद हो जाएगा, जो वृद्धा पेंशन मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा, विधवा पेंशन मिलता था वो मिलना बंद हो जाएगा, धीरे धीरे जो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना से जो आपको लाभ मिलता था वो बंद हो जाएगा। तो ये गरीबों को, आप बताइए, ये सब का लाभ किसके लिए बनाया गया है? गरीबों के लिए, गरीबों के लिए। तो गरीब का नाम काट करके आप जो बाहर में जो हमारे भाई लोग जो गए हैं प्रदेशों में कमाने के लिए, क्या वो अमीर लोग हैं? नहीं। किसी को इच्छा होता है कि अपना बाल बच्चा अपना परिवार छोड़ करके हम जैसे बाहर में कमाने जाए? उन लोगों का नाम काटा जा रहा है। तो ये गरीब को और सताने का प्रयास कर रही है चुनाव आयोग भाजपा के इशारे पे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोदी जी ने तो बहुत सपना दिखाए थे कि हम किसान का आय दोगुना करेंगे, 15 लाख देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, चीनी मिल खोलेंगे। नीतीश जी भी बोले थे कि हम चीनी मिल खोलेंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, सपना सिर्फ दिखाया जा रहा है। लोग ये भी बोल रहे हैं, खान सर भी पोल खोल रहे हैं कि अब क्या मोदी जी स्मार्ट सिटी के लिए बोले थे, अब कहां गया स्मार्ट सिटी, अब क्या करेंगे, अब कितना दिन चाहिए मोदी जी? मोदी जी को स्मार्ट के स्पेलिंग आता होगा? बोले स्मार्ट के स्पेलिंग उनको आता है? नहीं आता है। आता होगा, कहां से आएगा? चौथा फेल आदमी मोदी जी, चौथा फेल आदमी है, तो ऐसे प्रधानमंत्री बन गए। तो ये चौथा फेल आदमी है। ये आदमी, जो व्यक्ति, ये नरेंद्र मोदी थोड़े हैं, ये तो सरेंडर मोदी हैं, ये सरेंडर करते हैं। तो प्रधानमंत्री कैसे बन गए? कोई आम आदमी? प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है, प्रधानमंत्री पद की मैं सम्मान करता हूं, लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी जी हैं, ये वास्तव में इनका नाम सरेंडर मोदी होना चाहिए। ये हर जगह पर सरेंडर कर जाते हैं। पाकिस्तान से झगड़ा हुआ, युद्ध हुआ, वहां पे सरेंडर कर गए, अपने आका डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर युद्ध रुकवा दिए, सरेंडर कर दिए हैं। और हर चीज में इनका एक भी आज तक योजना सफल हुआ? नोटबंदी, उसके बाद वोटबंदी, और उसके बाद 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, कहां चला गया? 15 लाख रुपया हर एक अकाउंट में देंगे, कहां चला गया आपका? कहां गया? ये तो बनारस को ट्यूटो बनाने की बात करते थे। बिल्कुल। आज बनारस में क्या स्थिति है? अपराध का चरम सीमा हब बन चुका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में और जहां भी भाजपा शासित प्रदेश है, उन तमाम प्रदेशों में विद्यालय को बंद किया जा रहा है, सरकारी विद्यालय में ताला लटकाया जा रहा है। ये समझने की जरूरत है। और ये लोग प्राइवेट विद्यालय को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकारी विद्यालय में कौन जाते थे? गरीब के बच्चे जाते थे। ये उनका फंडामेंटल राइट है। आप ये बताइए कि शिक्षा के अधिकार को ये छीनना चाह रहे हैं लोग, क्योंकि भाजपाइयों को पता है कि अगर गरीब लोग पढ़ लिख जाएगा तो ये इनके लिए थाली और ताली बजाने के लिए नहीं रहेगा, वो भी अपना अधिकार की बात करेगा। तो यही चीजें हैं, मेन मूल मंत्र यहां पे है। ये अगर इस बार अगर लोग नहीं जागते तो भाजपा लोकतंत्र को समाप्त कर देती और हमारे यहां भी राजशाही शुरू हो जाता।
अभी अंग्रेज से बदतर नीति भाजपा अपने मानसिकता में पाली हुई है। अच्छा, ऐसा क्यों कह रहे हैं? राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि भाई चोरी करके आप प्रधानमंत्री बने, मतलब पहले उनको नहीं लगा, आज वो भी लगा रहे हैं आरोप, कई आरोप। सुनिए ना, हम दूसरा की बात नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि इंडिया महागठबंधन के सबसे जो कमजोर नेता लगते होंगे मोदी जी को जो सबसे इंडिया महागठबंधन में कमजोर नेता लगते होंगे, हम वही नेता से उनको हम लड़वाना चाहते हैं। फिर से चुनाव हो जाए, बनारस की सीट पर चुनाव हो जाए, अगर मोदी जी जीत गए तो हम मोछ मुड़वा देंगे। हम नहीं जीत पाएंगे ही। कहां से जीतेंगे ही? ये तो 6 राउंड तक तो हार रहे थे ना। अंतिम में कौन सा चमत्कार हुआ भाई? अंतिम में कौन सा चमत्कार हुआ? तो क्या वोट गड़बड़ करके जीते हैं? ये वोट चोरी है। ये वोट चोरी है। पूरा देश 142 करोड़ की आबादी आज आवाज निकाल रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो पहले से क्यों नहीं राहुल गांधी जी बोले कि नहीं भाई यहाँ गड़बड़ हुआ, जांच होना चाहिए? अब देखिए बिहार का चुनाव आया तो सब लोग एक साथ आके सभी लोग देखिए, रोग जब लगता है शरीर में तो पहले पता नहीं चलता ना, वो जब तकलीफ देने लगता है तब जाकर के डॉक्टर के पास लोग जाते हैं। तो धीरे धीरे जब समस्याएं जब समझ में आई, और ऐसा नहीं है राहुल गांधी जी या तेजस्वी जी, पहले भी जिस समय लॉकडाउन की बातें हो रही थी उसके पहले भी राहुल गांधी जी भी बोले थे, लालू प्रसाद यादव जी भी बोले थे कि ये लोग लॉकडाउन के बहाने देश की आर्थिक व्यवस्था को चरमराना चाह रहा है। उसके बाद नोटबंदी के समय भी लालू प्रसाद यादव जी भी बोले, राहुल गांधी जी भी बोले, तेजस्वी जी भी बोले कि नोटबंदी करके ये लोग देश की आर्थिक स्थिति को खराब करेगा। लेकिन वोट चोरी के नहीं बोले थे, ये भी बोले थे, वोट चोरी बोले थे। चाहे अखिलेश यादव जी हो, चाहे तेजस्वी यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, चाहे पप्पू यादव जी हो, या जितने भी इंडिया महागठबंधन में जो नेता हैं, ये सब लोग ईवीएम के खिलाफ थे। यहां तक कि हमारे वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश चाचा भी ईवीएम के खिलाफ थे। 2014 का वक्त आप याद कीजिए, जब इनको नरेंद्र मोदी जी से पटता नहीं था और इस्तीफा दे दिए थे। बड़का झूठा पार्टी बोले थे, बड़का झूठा पार्टी का संज्ञा दिए थे। बीजेपी का मतलब बताइए, और बीजेपी वाले इनका डीएनए खराब बता दिए थे। तो सब लोग, बस ये चीज है कि ये लोग शरणागत हो गए, नीतीश कुमार जी शरणागत हो गए, हमारे चाचा जीतन राम मांझी जी शरणागत हो गए, भाजपा में चले गए, मिल गए। रामविलास पासवान जी की जो सपना थी, उस सपना को चकनाचूर करके हमारे बड़े भाई चिराग पासवान जी शरणागत हो गए, हनुमान बन गए जाकर के, हैं? उधर वो हनुमान बन गए, इधर पिताजी का तस्वीर को रोड पे फेंक दिया भाजपा, अपमानित कर दिया। तो ये तमाम जो अभी जो प्रकरण चल रहा है, ये सब लोग जान रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान जी को नहीं पता है कि उनके समाज का वोट काटा जा रहा है, उनके समाज का वोट जो है छीना जा रहा है, वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है? क्या जीतन राम मांझी जी को पता नहीं है? क्या नीतीश कुमार जी को पता नहीं है? लेकिन ये लोग कुर्सी के लिए चिपकू हो गए हैं, ये चिपकू नेता हो गए हैं। मतलब खाली कुर्सी चाहिए, सिर्फ इन लोगों को सिर्फ बस कुर्सी से मतलब होता है।